कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शाम 4:30 पर सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। एलजी विनय कुमार सक्सेना दिलाएंगे शपथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, ये सब एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर के बाद भी क्यों नहीं रुक रहे क्राइम। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दौरे के तीसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना। किन्नर की हत्या कर कुएं में फेंका गया शव। संभल में बारिश से धाराशाही से गिरा पाट, डीएमएसपी ने किया निरीक्षण। डीएम बोले आर्किटेक्ट की मदद लेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर हैं। आपको बता दें, इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई द्विपक्षीय मीटिंग होने की भी संभावना जताई जा रही। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गृहनगर विल्मिंगटन में आयोजित किए गए क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। दिल्ली को एक बार फिर एक महिला सीएम आज मिलने जा रही है। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शाम 4:30 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगी। बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मनोनीत सीएम बनाया गया था। दरअसल बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सभी आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी के आवास जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही आतिशी को नए सीएम बनाने का दावा भी पेश किया है। वहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आज बनने जा रही हैं। और बता दें कि जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब आतिशी मार्लेना का नाम मुख्यमंत्री पद में शामिल हो जाएगा आज दिल्ली की। बता दें, दिल्ली में आज आतिशी सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी आज शपथ लेने वाली है। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें, तमाम नेता, आप कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहेंगे। आतिशी दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री आज बनने जा रही हैं। जी आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि का जो 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पहले से, और अब तीसरी बार में आतिशी मार्लेना का नाम शामिल होता हुआ दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिस्ट में। जी हाँ, बता दें, दिल्ली को एक बार फिर से एक महिला सीएम मिलने वाली है और आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगी। शाम 4:30 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगी। बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को मनोनीत सीएम बनाया गया है। बता दें, उत्तराधिकारी के तौर पर आतिशी का नाम का प्रस्ताव रखा गया था। उनके प्रस्ताव को सभी आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। जी हाँ, बता दें, आतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के अलावा सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद अब तीसरी महिला सीएम बनने जा रही हैं दिल्ली की। आतिशी राजभवन में
शनिवार यानी आज 4:30 पर सीएम पद की शपथ लेंगी। एलजी विनय कुमार सक्सेना उन्हें ये शपथ दिलाएंगे। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक है। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम आज हो जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए आज आतिशी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, क्या कुछ माहौल है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया जो थे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से जेल से आने के बाद, तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की सर्वसम्मति से आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने अपना अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद जो है उन्हीं को सर्वसम्मति से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के सर्वसम्मति से उनको सीएम के लिए चुना गया। तो जाहिर सी बात है कि आज विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के एलजी है, आज आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। 4:30 बजे शपथ लेंगी और शपथ लेने के साथ साथ में पद व गोपनीयता की शपथ लेने के बाद आतिशी जो है आज अपनी बागडोर जो है दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगी। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बन रही है आतिशी, जो सबसे युवा सीएम बन रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है, क्योंकि एक महिला सीएम बन रही है और महिलाओं के लिए खास करके खुशखबरी की बात है कि आतिशी जो पढ़ी एक अच्छे तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई महिला आतिशी है और जाहिर सी बात दिल्ली के लिए खुशखबरी की बात है क्योंकि आतिशी जो है हर तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार का बिल्कुल बेबाकी से उनका जवाब देती थी, उनका मुंहतोड़ जवाब देती थी, किसी भी मुद्दे पर मुंहतोड़ जवाब देती थी। और जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तब तक पूरी बागडोर, अगर कहें तो पूरी बागडोर आतिशी के ही हाथ में थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली में लगातार राजेश देखिए 5 मंत्री भी इनके साथ में आज शपथ लेने वाले हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब मैंने आपको बताया कि आज जो है आतिशी जब शपथ लेंगे, शपथ लेने के साथ साथ में जो 4 या 5 मंत्री हैं वो भी आज शपथ ले सकते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लिए कहीं कहीं बिल्कुल खुशी का मौसम है। मतलब ये जो आज पद की शपथ ले रही सीएम पद की शपथ ले रही है आतिशी, क्योंकि उत्साह का समय है, क्योंकि आज जो है आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से, अब तक अरविंद केजरीवाल सीएम थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन अब जो है एक महिला के रूप में आतिशी सीएम पद की शपथ लेने वाली है। देखिए राजेश, आपने देखा होगा कि केजरीवाल की लिस्ट में जो मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने दावा किया था कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने आतिशी के नाम का ही ऐलान क्यों किया? क्योंकि इस लिस्ट में तो मुख्यमंत्री के और भी लोग थे। क्या खास वजह रही आतिशी को ही चुनने की? देखिए, सबसे बड़ी खास वजह यही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सबसे आगे सिर्फ इसलिए किया कि आतिशी एक महिला है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लंदन से पढ़ी हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई महिला है, देश तर्राक महिला है। क्योंकि जिस तरीके से जब तक अरविंद केजरीवाल 1 साल जेल के अंदर थे, तो मुझे लगता है कि तब से लेकर अब तक आतिशी ने बिल्कुल पूरी तरीके से बेबाकी से बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसके साथ साथ में आतिशी लगातार कई बार अनशन पर भी बैठी, धरने पर भी बैठी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लगा कि आम आदमी पार्टी की अभी की अगर देखा जाए तो अभी की खेवनहार आतिशी ही बन सकती है, और आतिशी एक महिला है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इसको भी देखते हुए आतिशी को इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको सीएम पद के लिए आगे किया। इस बात से तो देखिए राजेश, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कि जिस तरह से अनशन पर बैठना हो या और भी कई तरह की जिम्मेदारी हो उस दौरान जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, यहाँ तक कि पानी की कमी की वजह से इनकी तबीयत तक खराब हो गई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के कांधे से कांधा मिला करके अनशन पर बैठना हो या और भी जिम्मेदारियां हो, बखूबी इन्होंने निभाई। और शायद यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी को चुना है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।
आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला लड्डू इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। गुजरात की एक प्रयोगशाला ने लड्डू को बनाने में घी के साथ पशु की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर श्रद्धालुओं की भावना को आहत करने का महापाप का आरोप देखिए लगाया है। वहीं वाईएसआरसीपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम राजनीतिक लाभ लेने के लिए घृणित आरोप लगा रहे। इसके साथ ही तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। वहीं तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर विवाद पर एफएसडीए ने कहा कि लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की भी जांच होगी। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में प्रसाद में मछली का तेल मिला है। बीफ मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल हुआ है। भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। 16 जुलाई को रिपोर्ट सामने आई। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने की है बैठक। 23 जुलाई को फिर से सैंपल लिया गया था। 18 सितंबर को रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि हुई थी। प्रसाद में मछली का तेल मिला था। जी हां, प्रसाद में देखिए चर्बी से मचा है हड़कंप। कब और क्या कैसे हुआ इसको जान लीजिए। बीफ मछली के अलावा बता दें कि भगवान को भी ये बीफ वाले लड्डू परोसे गए हैं। 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया। मामले में कब और क्या हुआ, 16 जुलाई को रिपोर्ट सामने आई। 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर बड़ी बैठक की। 23 जुलाई को फिर से सैंपल लिया गया। 18 सितंबर को रिपोर्ट में चर्बी की पुष्टि हुई थी और हड़कंप मच गया हर तरफ। ये जो चर्चा चल रही है भारतीय विषय में, तिरुपति भगवान का मंदिर जो है हमारे सनातन की धुरी है। सनातन की धुरी है और दक्षिण पद्धति में, दक्षिण परंपरा में वहाँ जो कर्म कांड की विधि है, पूजा विधि है, बड़ी ही सशक्त है, बड़े ही स्टिक है। वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए और हमको भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरह का वहाँ ऐसा चल रहा है। लेकिन ये जो चर्चा है जो चल रही है, ये कई जगह से गड़बड़ दिखाई दे रही है। बाहर के लोग शायद इस तरह कर रहे हों कि चलो सनातन में आपस में विद्रोह हो और ये लोग वो सब करें। तो ये जो आपने कहा कि वहाँ जो जांच में पाया गया है वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि इसकी सविधि जांच हो, पूरी जमीनी लेवल से जांच हो, गहराई से जांच हो और जांच के बाद में जो पाया जाए उस पर सरकार कड़ा रूप अपनाए, नियम दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मंदिर प्रबंधन है वहाँ से ऐसी करतूत नहीं की जा सकती है। इसके अंदर षड्यंत्र की बू आ रही है, चाहे वो लेबोरेटरी की बात कर रहे हो या कहीं से ऐसी बात कर रहे हो, तो उसकी पूरी शक्ति से जांच होनी चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद से, भोग से कोई भी ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह है जो खिलवाड़ किया जाए। 2 वर्षों पुराना हमारा यह जो आस्था का केंद्र है, वहाँ तो सब लोग राष्ट्रपति तक जाते हैं मनौती मानने के लिए। देश के सभी है जो धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं अपने हिंदू सनातन धर्म में और मनौती मानते हैं। वहाँ पे ऐसे है जो घटना नहीं घटित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच का विषय है और हमें विश्वास है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऐसा कार्य नहीं किया जा।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में लड्डू जो है वो दूषित लड्डू होते थे, अशुद्ध लड्डू बांटे गए हैं, श्रद्धा के नाम पर खिलवाड़ किया गया है श्रद्धालुओं के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल, जब अगर बात करें तिरुपति बालाजी के मंदिर की, जिस तरीके से वहां पे प्रसाद में अगर देखा जाए तो वहां पे प्रसाद में बीफ और मछली का तेल और साथ में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है कहीं कहीं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उसकी पुष्टि भी हो गई, क्योंकि जांच होने के बाद उसकी पुष्टि बिल्कुल उसकी ठीक से पुष्टि भी हुई है। तो लेकिन जहां पे चंद्रमोहन अगर चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी सरकार पर सवाल उठाया है, तो कहीं ना कहीं एक चीज बात तो सच है कि सवाल तो लाजमी है उठना, लेकिन एक चीज और भी सवाल उठता है कि जगन मोहन रेड्डी के बाद अब अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वहां पे, क्योंकि अभी मामला तो अभी जल्दी में उजागर हुआ, लेकिन सरकार चंद्रबाबू नायडू की कई महीने हो गए हैं। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार उनकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिस समय जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी उस समय में ही ये चीजें होती थी कि प्रसाद में बीफ और प्रसाद में मछली का तेल और उसके बाद चर्बी मिलाई जाती थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद से वहां पे सरकार चंद्रबाबू नायडू की है। तो क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू ने इस पर संज्ञान लिया कि अब तो सरकार मेरी है और मेरी सरकार में भी अगर इस तरीके का मामला चल रहा है तो फिर सवाल तो उन पर भी उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसादम में जिस तरीके से चर्बी, मछली का तेल और बीफ का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कहीं ये सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म की आस्था से बिल्कुल खिलवाड़ की बात है। और वहीं आपको बता दें कि उसी को लेकर लखनऊ में भी अगर बात करें, लखनऊ, अयोध्या, बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, बड़े इस तरीके के ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, वहां पर भी अब जांच होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी एशिया का सबसे बड़ा और सबसे धनी मंदिर कहा जाता है तिरुपति बालाजी। तो जब ऐसे मंदिर में इस तरीके का घिनौना खेल खेला जा रहा था, मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में भी जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे अयोध्या की बात करें या मथुरा की बात करें, अगर बात करें काशी विश्वनाथ की, मुझे लगता है कि हर जगह अब इस चीज की जांच होनी चाहिए। और मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है या जो भी प्रसाद मिलता है, उसकी बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए कि हिंदू आस्था के साथ या सनातन धर्म के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजेश, देखिए, जो जगन सरकार है उन्होंने अपनी सफाई में कुछ बातें कही है। मैं एक बात बता दूं आपको, उन्होंने ये कहा है कि पहली बात कि सरकार अब इनकी है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अगर मुख्यमंत्री अब वो हैं और पिछली बातों को अब वो उछालना चाह रहे हैं। आखिर उसके पीछे उनका राजनीतिक मुद्दा है, इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि अगर लड्डुओं की बात होती तो लड्डू अभी भी परोसे जा रहे हैं। बिल्कुल, जब मैंने आपको पहले मैंने आपको यही चीज बताया कि भाई जगन मोहन रेड्डी की सरकार जब थी उस समय अगर लड्डू में या प्रसाद में इस तरीके का मामला था, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो चंद्रमोहन नायडू की सरकार है। आखिर कई महीने बीत चुके हैं, चुनाव हुए कई महीने बीत चुके हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। आखिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार होते हुए भी वहां तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है उसमें इस तरीके का काम कैसे हो गया? आखिर सरकार तो लेकिन राजेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। चंद्रबाबू नायडू ने इस सवाल पर भी जवाब दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जब से मुझे इस बात का आभास हुआ है, मैंने तो वो लड्डू बंद करवा दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जेवा अगर बात की जाए, उन्होंने जो बयान दिया है, कहीं कहीं वो बयान उनका अब आया जब एक मामला पता चला, तब जाकर उनका बयान आया है। जाहिर सी बात है, उसके पहले भी उनकी सरकार थी, उसके पहले भी ऐसा नहीं है कि अभी 10 दिन से उनकी सरकार है, उसके पहले भी उनकी सरकार थी। मैं तो ये कहूंगा कि इनकी सरकार में भी ये काम, अगर जगन मोहन रेड्डी की सरकार में गलत काम, घिनौना काम हो रहा था, तो उनकी सरकार में भी ये काम फलता फूलता नजर आ रहा था। ऐसा क्यों? सवाल उन पर भी उठता है, चंद्रबाबू नायडू पर भी उठता है। तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन अब इस पे आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू आस्था और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ की बात है, जो बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश
हिंदू हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ या सनातन धर्म के साथ या हिंदू आस्था के साथ ऐसा काम जो किया गया बिल्कुल खिलवाड़ है। और इसके खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ इसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी की सरकार हो। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी चीज, देश के किसी भी मंदिर में ऐसा घिनौना खेल ना हो, इसके लिए भी सरकार को बड़े कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से मैं राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर में बदमाशों ने एक गवाह को पीट पीट कर हत्या कर डाली। आपको बता दें, मृतक की कोर्ट में एक मामले में गवाही होनी थी और बदमाश उसे गवाही देने से रोक रहे थे, लेकिन मृतक मान नहीं रहा था। इसी रंजिश में उसे घर से खींचकर बीच चौराहे पर दिन दहाड़े पीट पीट कर मार डाला है मुजरिमों ने। वहीं आपको बता दें कि कानपुर साउथ के गोविंद नगर थाना इलाके के महादेव नगर का रहने वाला युवक हादसे को बता दें कि युवकों ने हादसे को अंजाम दिया है। वहीं मृतक की बहन ने आरोप लगाए हैं कि चारों युवकों ने मिलकर लहूलुहान कर दिया था और मार डाला। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। विवेक उर्फ मोंटी, विक्रम, अच्छे, विशाल, अज्ञात में भी कई लड़के थे। हम लोग आ रहे थे थाने से एप्लीकेशन देके रात की कि क्या बोलते हैं मेरी गवाही लगी 24 तारीख की। रात को भी इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया कि अगर गवाही दोगी मेरे भाई के खिलाफ तो तुमको मार डालेंगे, कचहरी में मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। अभी भी आए जैसे बच्चा मार डालेंगे। मेरे 2 रॉड यहाँ जैसे गवाही लगी है। किस मामले की गवाही लगी? मेरे भाई को मारा था पिछले साल 2009 में 307 में, नहीं 307 में पिछले साल साहिल को मारा है। साहिल को हाँ काफी, मेरे भाई ने मर्डर भी किया है, भाई का मर्डर भी किया है, अन्य मुकदमे 32 मुकदमे आज की है कि हम वहाँ से थाने से एप्लीकेशन दे के आ रहे थे। बस रिक्शे वाले को पैसे दे रहे थे, लोग छुरी चापड़ कट्टा बस निकाल के कुछ ना बोले ना कुछ, बस मारने लगे हैं हमको और मेरी बहन को। मेरे भाई को तो पता नहीं, वहाँ शास्त्री चौक में मारा था। भाई की हमें नहीं पता, हम लोग ने देखा ही नहीं तो हमको पता कैसे नहीं चला। पुलिस बता भी नहीं रही हम लोग को, इसका हम लोग किसको बोले? हम लोग रात में धमकी दे रहा था कि गवाही वापसी ले लो, इस बात की एप्लीकेशन। जी हाँ, यूपी के कानपुर के गोविंद नगर में देखिए बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए यूपी के ये जो कानपुर के गोविंद नगर से मामला सामने आया है कि गवाह था वो युवक और उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आखिर क्या था पूरा मामला? देखिए देवाजी, जिस तरीके से बात की जाए, कानपुर के 3 दबंग हैं जो अभी 15 दिन पहले ही जेल से छूट कर आए हुए थे। और इस मामले में अगर बात की जाए तो मृतक की जो बहन है वो गवाह थी और गवाही देने के लिए जिस तरीके से उसकी 24 तारीख लगी हुई थी और उसको लेकर के लगातार उसको धमकियां मिल रही थी। लेकिन अगर धमकियों के बीच की बात की जाए तो इन सभी मामले में फिलहाल जिस तरीके से पीड़िता की तरफ से जो शिकायती पत्र दिया गया था, शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस अपनी जांच करने का दावा कर रही थी। लेकिन उसी बीच देखा गया कि दबंग एकाएक उसके घर में घुसते हैं और घर में घुसकर उस युवक को बाहर निकालकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल इस घटना के बाद से जो वहां के स्थानीय लोग थे वो काफी भय के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले में अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि जो तीनों दबंग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद तीनों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, वो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। लेकिन अभी वो तीनों पुलिस की गिरफ्त से दूर है और लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कलीम, देखिए हम बात करें, जिस तरह आपने बताया कि 5 लोग थे और पुलिस उनको ढूंढने में लगातार प्रयास कर रही है। वो 5 लोग जिनकी जो गवाही देने के लिए उसको मना कर रहे थे, क्या उन सभी में से वही बदमाश थे या उनको किसी और ने लगाया था? क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर, पहचान कैसे हुई? देखिए देवाजी, पहले तो हम ये चीज क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि 5 लोग नहीं 5 टीमें लगाई गई हैं। लेकिन जो 3 आरोपी हैं जो अभी 15 दिन पहले ही 307 के मामले में जेल से छूट करके आए हुए थे और उनकी जो गिरफ्तारी की बात की जाए उसको एक बार फिर से वो जेल जा सकते थे क्योंकि गवाही जो है उस लड़की की
वो मायने रखती है और उसी गवाही को रोकने के लिए लगातार इन दबंगों के द्वारा जो है दबाव डाला जा रहा था और उसी दबाव के कारण ही कहीं ना कहीं जब ये पक्ष पीछे नहीं हटा, जिसके कारण उसके भाई की हत्या कर दी गई। फिलहाल अब जो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद जो इसमें तथ्य है वो और सामने आएंगे कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है, गवाही है या फिर इसके पीछे वजह कोई और है। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि आखिर उन तीनों की गिरफ्तारी जो है वो कब तक हो पाती है या फिर इस मामले में पुलिस उन तक कब तक पहुंच पाती है। कल मृतक की बहन पर भी जिन्होंने गवाही दी है, क्या मृतक की जो दो बहनें अभी देख रहे थे हम, उनका बयान सामने आया है, क्या उनको भी कोई खतरा हो सकता है इनसे और क्या कुछ पुलिस ने उनको सुरक्षा दी है या नहीं दी, इस पर कुछ नजर बनाए। देखिए, फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए तो अभी किसी तरह की कोई सुरक्षा देने की बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जो 3 हमलावर हैं जिन्होंने हत्या की है और इससे पहले 307 के मामले में यानी कि हत्या के प्रयास के मामले में जो जेल से छूट करके 15 दिन पहले आए हैं, उन सभी मामलों में फिलहाल अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा किसी तरह की कोई भी मुहैया नहीं कराई गई है कि उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई हो जिससे कि जो भय का माहौल है वो फिलहाल दूर हो सके। जी बिल्कुल सही है कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए।